हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के लेक्चर में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोगों को 4-5 चैप्टर पढ़ने हैं। एक तो हम लोग ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा जो है फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फिर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लांट मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो 6 चैप्टर है जो उसको हम लोग 3 से 4 दिन में ख़त्म कर देंगे। 3 दिन मेरी पूरी कोशिश है कि 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाए ये पूरा का पूरा प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट या ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। ट्रांसपोर्ट, अब आप अपने से सोचिए कि प्लांट अगर है तो उसमें किस किस चीज़ के ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। भाई, वाटर की ट्रांसपोर्ट की, मिनरल के ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, इसके अलावा जो है फूड के ट्रांसपोर्ट की। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए मैंने एक शॉर्ट नोट बना दिया है जिससे आपको बहुत आसानी मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा जो है ना हेल्प मिलेगी पढ़ने में। आप अगर यही ट्रेंड फॉलो करोगे, ठीक है, तो आप हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज़ फॉलो दिस ट्रेंड। आप जितने भी क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन से आएंगे आप उसे लगा लोगे। तो आपको ये चैप्टर रटना नहीं है। देखिए, कोई भी चैप्टर आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको समझना है। और ट्रांसपोर्ट वाला जो चैप्टर है ना, बिल्कुल आप एक सीक्वेंस में चलेंगे और इसको समझते चलेंगे तो आप एकदम आसानी से, आपके दिमाग में एक कहानी बैठ जाएगी कि हाँ, ये ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है, ऐसे वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, ऐसे मिनरल का एब्जॉर्प्शन हुआ, तो इस तरीके से जो है ना ट्रांसपोर्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये पूरी की पूरी कहानी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो याद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट किस किस चीज़ का होता है? अगर मैं बात करूँ तो मैंने कहा ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल का। किसकी हेल्प से होता है वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट? वो होता है जाइलम की हेल्प से। ठीक है, जाइलम की हेल्प से। और फूड का होता है ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से? फ्लोएम की हेल्प से। तो यहाँ तक तो हमें बात पता चल चुकी है कि ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल का जाइलम की हेल्प से होता है, याद रखना। और फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम की हेल्प से होता है। अब मैं एक चीज़ और आपको यहाँ बता दूँ कि जो वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब फ्रॉम रूट टू अपवर्ड। ठीक है, टू अपवर्ड, रूट से अपवर्ड, ऊपर की तरफ होता है ना। रूट भाई वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और शोषित करता है, उसके बाद ऊपर की तरफ वाटर और मिनरल जाता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को। लेकिन अगर मैं बात करूं फूड की, तो इस चीज़ को आपको याद रखना, जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम से, और ये बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई डायरेक्शनल का मतलब फ्रॉम मतलब लीफ। ठीक है, लीफ से ये डाउनवर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि फूड कहाँ बन रहा है? लीफ में बनता है, डाउनवर्ड। और फ्रॉम रूट टू अपवर्ड, फ्रॉम रूट टू अपवर्ड। अब आप कहोगे कि ये कैसे है, तो आगे मैं इसको बताऊंगी। बस आप ये समझना कि फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है। चलिए आगे चलें। आगे देखिए, ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है यहाँ पे। अगर चीज़ें समझ में आएंगी तभी जो है ना सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर पाओगे। ओके, देखिए, ट्रांसपोर्ट 2 तरीके का है। एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब आप ये समझना कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है। भाई देखिए, प्लांट है तो प्लांट के अंदर जो थोड़े डिस्टेंस का ट्रांसपोर्ट करना है। थोड़े डिस्टेंस का मतलब ये है कि सेल टू सेल जाना है। ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल जाना है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होना है, सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होना है, या विद इन द सेल होना है। जैसे ऐसे समझ लो, सेल टू सेल जाना है, सेल के बाहर जाना है, बाहर से अंदर आना है, या विद इन द सेल, विद इन मतलब एक ही सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होना है। तो इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई चीज़ सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है तो आज देखो, सेलुलर जो कोई भी चीज़ होती है, सेल के अंदर सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसी का मूवमेंट होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग यहाँ पे गलत लिख दिया है, स्ट्रीमिंग।
सेल के अंदर के मूवमेंट को कहते हैं साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये याद रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। अब जरा ध्यान से समझना इस बात को कि अगर सेल टू सेल जो सेल मतलब जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, प्लीज़ इसको माइंड एकदम अटेंटिव होकर देखना, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से होता है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव, अभी मैं आगे बताऊंगी कि एक्टिव और पैसिव है क्या। और ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये किसकी वजह से होता है? कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से होता है। कंसंट्रेशन में डिफरेंस का मतलब एक जगह कंसंट्रेशन कम है, दूसरी जगह कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर कम से ज़्यादा की तरफ होता है तो इसको हम एक्टिव कहते हैं, ज़्यादा से कम की तरफ होता है तो इसको हम पैसिव कहते हैं। तो ये जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात अगर हम करें तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है ना वो क्या क्या हो सकता है? फ्रॉम लीफ टू रूट एंड अदर पार्ट, ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्ट, और फ्रॉम रूट टू लीफ एंड अदर पार्ट वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट। अब आप जरा सोचो कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट तो हमने समझ लिया, अगर मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ से हो सकता है? देखो, खाना बन रहा है लीफ में, लीफ में बन रहा है ना, फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है? लीफ में हो रही है, लेकिन लीफ से वो ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है? प्लांट के अदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है, लाइक रूट में ट्रांसपोर्ट होता है, लाइक अदर पार्ट में उसका मूवमेंट होता है। तो आप जरा सोचो कि एक प्लांट बहुत लंबा है, जैसे यूकेलिप्टस का प्लांट देख लो, यूकेलिप्टस में लीफ में फूड बन रहा है और वो नीचे तक कैसे आता है? तो इसको हम लोग कहेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। फिर जरा ध्यान सुनना, यूकेलिप्टस का जो प्लांट है या कोई भी प्लांट एक ले लो, आप ट्री ले लो, वहाँ पे रूट में वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और वो लीफ तक कैसे पहुँचता है? तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, एक लंबी दूरी तय करना। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कभी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। याद रखना, प्रेशर ग्रेडियंट जो मैं कहने जा रही हूँ, प्रेशर मतलब एक तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, जहाँ पे मान लो फूड बन रहा है तो फूड लीफ में है तो लीफ का जो जहाँ होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, और दूसरी तरफ प्रेशर जहाँ पे आना है वहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब होगा वो मास फ्लो होगा या बल्क फ्लो होगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट में सब्सटेंसेस वहाँ से आएंगे। ठीक है ना, एक जगह प्रेशर ज़्यादा है, अब जैसे रूट की अगर हम बात करें, रूट में वाटर मिनरल एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब होकर वहाँ का प्रेशर जो है, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर जब बढ़ेगा तो एक जगह से एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा वाटर मिनरल। ठीक है, तो इस तरीके का ट्रांसपोर्ट मास फ्लो या बल्क ट्रांसपोर्ट कहलाता है। एक दो मटेरियल नहीं जाते, पूरा मास में जाते हैं। तो याद रखना, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है वो हमेशा बल्क फ्लो या मास फ्लो ट्रांसपोर्ट होता है। और किसकी हेल्प से होता है? ये होता है जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से। किसकी हेल्प से होता है? जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम वस्क्यूलर मंडल हैं। ठीक है, तो इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ वैस्कुलर बंडल इन मास फ्लो इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। इसको हमने क्या नाम दे दिया? ट्रांसलोकेशन नाम दे दिया। एकदम अच्छे से प्लीज ध्यान से सारी बातों को समझने की कोशिश करिए। अब चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और शॉर्ट डिस्टेंस। फिर देखिए, हमारा जो ट्रांसपोर्ट है ना, दो तरीके का होता है। थोड़ा सा यहाँ पे ये सही स्कैनिंग नहीं हुई है, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। एकदम ध्यान से अटेंटिव होके समझिए। देखिए, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, प्लीज एक एक चीज को समझना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक मूवमेंट होता है। लो टू हाई, अगर किसी मॉलिक्यूल, मान लीजिए सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल है, उसका कंसंट्रेशन 2 मॉलिक्यूल है, बाहर 4 है, ठीक है, या 6 है, जो भी है, तो लो टू हाई जाएगा, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसी को कहते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट। ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, अगेंस्ट मतलब कम से ज़्यादा की तरफ हो रहा है, और यहाँ पे यूज ऑफ एटीपी होता है, यहाँ पे एटीपी जो है वो यूज होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हाई टू लो होता है। क्या होता है? हाई टू लो, जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो और उससे कम कंसंट्रेशन की तरफ
पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और इसको जो है ना हम डाउन हिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? डाउन हिल ट्रांसपोर्ट कहेंगे। एलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, याद रखना ये क्या होता है? एलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक। और नो यूज ऑफ एटीपी, यहाँ पे एटीपी का यूज नहीं होता, यहाँ पे एटीपी का यूज नहीं होता, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिए। नेक्स्ट जो है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप याद रखना। एक है सोडियम पोटेशियम पंप, सबने नाम सुना होगा भाई, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। ये कहाँ होता है? याद रखना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। कहाँ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है ये पंप। और जैसे हम लोग न्यूरॉन वगैरह पढ़ते हैं ना, न्यूरॉन, नर्व सेल, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं सोडियम पोटेशियम पंप होता है। तो एक चीज़ याद रखना, जो नर्व सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये उसको एक्सोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोलेमा कहते हैं। तो एक्सोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। देखिए, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा, सेल लेमा, ठीक है ना, सेल लेमा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोलेमा, ठीक है, बहुत सारे नाम देते हैं इसको। तो अगर एक्सॉन जो नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सोलेमा, मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्केलेटल मसल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा, बहुत सारे ऐसे नाम मैं आगे आपको बताऊंगी। सार्कोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल। तो मैं ये पढ़ा रही हूँ कि देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप करता क्या है? तो देखिए, सोडियम पोटेशियम पंप सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और एक बात आप हमेशा याद रखना कि अगर मैंने कोई सेल बनाया तो अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, बाहर अंदर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अंदर आप इसको साइटोसॉल कह सकते हो, साइटोसॉल, और बाहर जो है उसको नॉन साइटोसॉल कह सकते हो। क्या कह सकते हो? नॉन साइटोसॉल, ठीक। हमेशा याद रखना कि बाहर सोडियम आयन बहुत ज़्यादा होता है और पोटेशियम आयन कम होता है। कैसे याद रखोगे भैया इसको? कैसे याद रखोगे? क्योंकि ये नहीं याद रहेगा तो फिर सोडियम पोटेशियम पंप का क्या काम है आप भूल जाओगे। अंदर सोडियम आयन बाहर सोडियम आयन। जैसे पता है, जब हमारी लाइफ की ओरिजिन हुई थी तो पहली लाइफ कहाँ बनी थी? ओशियन वाटर में, समुद्री जल में बनी थी ना, आपको पता है, ओशियन वाटर में। और पहली लाइफ, मान लो कि ये ओशियन है और ये पहली लाइफ है, ठीक है। पहली लाइफ का मतलब पहला जो सेल बना था, ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे बाहर सॉल्टी मीडियम था, मतलब सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा था, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा था। वही सेम ट्रेंड आज भी हमारी हर एक सेल के बाहर है। हमारे हर एक सेल के बाहर का जो मीडियम है ना, सॉल्टी मीडियम है। तो सोडियम क्लोराइड वहाँ पे ज़्यादा होता है, पोटेशियम कम होता है। तो सोडियम क्लोराइड से हमें मतलब नहीं है, यहाँ हमें बस सोडियम पोटेशियम से मतलब है। तो आप बस इतना जान लेना कि बाहर सोडियम ज़्यादा है तो अंदर सोडियम कम होगा। तो अंदर सोडियम क्या है? कम है, ठीक है, अंदर सोडियम कम है। और इसका उल्टा बना दो पोटेशियम को, बाहर पोटेशियम कम है तो अंदर पोटेशियम ज़्यादा है। तो होगा क्या? क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, जरा ध्यान समझिए। अगर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है तो कम से ज़्यादा की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। तो कम से ज़्यादा मतलब कम से ज़्यादा तो सोडियम तो बाहर जाएगा, है ना, सोडियम 3 सोडियम बाहर जाता है, और कम से ज़्यादा पोटेशियम अंदर आएगा। कितना अंदर आएगा? 2 पोटेशियम अंदर आता है, ठीक है, याद रख लेना। तो जो एक्टिव, ये कभी नहीं भूलेगा आपको। अगर एक बार आप इसे अच्छे समझ लोगे तो ये कभी आपको नहीं भूलेगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम पंप का काम है, 3 सोडियम का एक्सपोर्ट और 2 पोटेशियम का इंपोर्ट। एक टाइप ऑफ एंटीपोर्ट है। एंटीपोर्ट का मतलब जब 2 मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो तो उसको हम एंटीपोर्ट कहते हैं। एंटीपोर्ट का मतलब अपोजिट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल, अभी तो हमने एक्टिव पढ़ लिया, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट 2 टाइप का होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट 2 तरीके का होता है, जरा ध्यान से इसको समझना। पैसिव ट्रांसपोर्ट 2 तरीके का लिखा हुआ है मैंने। एक है ऑस्मोसिस, देखिए, एक है ऑस्मोसिस और दूसरा है डिफ्यूजन।
अब बहुत लोगों को ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में ही अंतर नहीं पता होता है, तो याद रखना ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट हैं, है ना, दोनों क्या हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट हैं। और तो दोनों में ट्रांसपोर्ट किधर से किधर होगा, ज़्यादा से कम की तरफ होगा ना, ज़्यादा से कम की तरफ होगा। लेकिन अंतर बस इतना है, मेरी बात को कान खोल के सुनिएगा, अंतर बस इतना है कि डिफ्यूज़न हर एक मॉलिक्यूल का होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, उनका ट्रांसपोर्ट उन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूज़न कहलाता है। लेकिन ऑस्मोसिस में केवल वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, केवल वाटर का ट्रांसपोर्ट या सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट या लिक्विड कह दो आप उसको, फ्रॉम दियर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस में केवल वाटर का ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, लेकिन डिफ्यूजन में लिक्विड, सॉलिड, गैसेस, आयन, मॉलिक्यूल सबका ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम हाई टू लो। अब एक बात याद रखना, तो हम कह सकते हैं ऑल ऑस्मोसिस आर डिफ्यूजन, सारे ऑस्मोसिस डिफ्यूजन है, लेकिन सारे डिफ्यूजन ऑस्मोसिस नहीं है, ऑल ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। इतनी बात तो पता चल गई। चलिए, एक और डिफरेंस होता है कि ऑस्मोसिस हमेशा लिविंग पे डिपेंड करता है, मतलब ऑस्मोसिस हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन डिफ्यूजन ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो केवल लिविंग होगा तभी होगा, नॉन लिविंग होगा तब भी डिफ्यूजन होता रहता है। ऐसा नहीं कि केवल नॉन लिविंग में होगा, नहीं, नॉन लिविंग होगा तो भी होगा, लिविंग होगा तो भी होगा। तो हम कह देंगे कि डिफ्यूजन लिविंग पे डिपेंड नहीं करता। तीसरी चीज़, ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है तो भी डिफ्यूजन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है जैसे कोई दो सेल है, ये इसके बीच में एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब जो केवल सेलेक्टेड मॉलिक्यूल को अलाउ करे, सेलेक्टेड मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट को अलाउ करे, उसको सेलेक्टिव परमिएबल या सेमी परमिएबल, या जो केवल वाटर सेमी परमिएबल का मतलब होता है जो केवल वाटर को अलाउ करे, उसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेलेक्टिव का मतलब होता है जो केवल सेलेक्टिव मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट को अलाउ करे, उसको हम सेलेक्टिव परमिएबल कहते हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनना इस बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जैसे आप लोगों ने बचपन में एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि जो इत्र की बोतल होती है, शीशी होती है, उसको अगर आप कमरे में खोलते हो तो उसकी महक कमरे में आ जाती है। उसका मतलब क्या है, बोतल के अंदर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और कमरे में उसका कंसंट्रेशन कम है या ना के बराबर है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाना वो डिफ्यूज़न ही तो है ना, क्या है, डिफ्यूज़न है। और एक और बात, क्या ये लिविंग पे डिपेंड कर रहा है, क्या बोतल लिविंग है, नहीं, तो डिफ्यूज़न लिविंग पे डिपेंड नहीं करता, और डिफ्यूज़न में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि ऑस्मोसिस लिविंग पे डिपेंड करता है और इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। डिफ्यूज़न सबका हो सकता है, ऑस्मोसिस केवल वाटर का होता है, ठीक, यहाँ तक हो गया। फिर देखो, डिफ्यूज़न में भी हम दो तरीके के डिफ्यूज़न पढ़ते हैं, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक सिंपल डिफ्यूज़न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न का मतलब ये है भाई, देखिए, डिफ्यूज़न हो, डिफ्यूज़न का मतलब हाई टू लो पैसिव है, डिफ्यूज़न हो, लेकिन डिफ्यूज़न के लिए जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, यहाँ बाहर किसी मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल का ए जो है उसके 4 मॉलिक्यूल हैं, अंदर ए का 3 मॉलिक्यूल है, तो ये बाहर से अंदर आएगा, लेकिन अंदर आने इसको हम डिफ्यूज़न कहेंगे ना, डिफ्यूज़न। लेकिन अंदर आने के लिए याद रखना, अंदर आने के लिए यहाँ पे मेम्ब्रेन में, क्योंकि मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है ना, अभी हमने पढ़ाया है मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड की, मेम्ब्रेन में ही डायरेक्टली ये डिजॉल्व होके आ जाए, इसको लाने के लिए यहाँ पे किसी कैरियर प्रोटीन की जरूरत ना पड़े, तो इसको हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। भाई देखो, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल। लेकिन अगर सेम मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर लाने के लिए किसी कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, कोई प्रोटीन उसको लेके आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक ऐसे प्रोटीन है, वो इसको लेके आए, तो इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड। अब आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होगा जिसको प्रोटीन नहीं, वो सिंपली मेम्ब्रेन में ही डिजॉल्व होके आ जाएगा। भाई जो लिपिड नेचर का होगा, क्योंकि मेम्ब्रेन लिपिड की ज़्यादा, उसका जो मेम्ब्रेन का कोर है
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन का कोर किसका बना हुआ है, लिपिड का बना हुआ है। तो अगर कोई चीज़ जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर होगा, वो लिपिड नेचर का होगा, तो वो आराम से इसमें डिजॉल्व होके चला आएगा, घुल के चला आएगा, क्योंकि आप जानते हो जो जैसा मॉलिक्यूल होता है उसको वैसे ही मॉलिक्यूल वैसे ही मीडियम में घुल जाता है। तो याद रखना सिंपल डिफ्यूजन किसका होता है। अब आप अपने सिंपल मतलब देयर इज नो नीड ऑफ एनी कैरियर प्रोटीन, अगर प्रोटीन की जरूरत नहीं है तो कैसा मॉलिक्यूल होगा जिसके ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोटीन की जरूरत नहीं होगी, वो पोलर नहीं होगा, वो नॉन पोलर होगा, वो लिपिड नेचर का मॉलिक्यूल होगा, वो लिपोफिलिक होगा या हाइड्रोफोबिक होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है देयर इज नो नीड ऑफ कैरियर प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल का होता है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल का होता है। जबकि अगर हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीड ऑफ कैरियर प्रोटीन, पोलर मॉलिक्यूल, इवन वाटर भी यहां से नहीं जा पाएगा। वाटर क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो पोलर है और मेम्ब्रेन की जो लिपिड है वो नॉन पोलर है, तो वाटर उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो वाटर को ले जाने के लिए भी किसी स्पेशल प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्डअप होना चाहिए। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को ले जाने के लिए कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो जो है ना यहाँ पे दो एग्जांपल लिखे हुए हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन के। पहला तो पोरिन प्रोटीन, देखिए इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पोरिन प्रोटीन भी पाया जाता है मेम्ब्रेन में, और एक्वापोरिन, जैसे दो एग्जांपल यहाँ पे। पोरिन प्रोटीन कहाँ होता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। पोरिन प्रोटीन होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में और प्लास्टिड के आउटर मेम्ब्रेन में। ये हम सेल पढ़ा रहे थे तभी, जो लोग पूरा लेक्चर देखते होंगे ना उनको पता होगा। पोरिन प्रोटीन भी लार्ज पोर क्रिएट करता है, ठीक है, और ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं ये। अच्छा एक और चीज़, ग्राम नेगेटिव में पोरिन प्रोटीन होता है, ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है। ग्राम पॉजिटिव का एक मैं अलग से आपको बता दे रही हूँ। अच्छा ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी अभी। तो देखिए ग्राम पॉजिटिव में एक एसिड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं टिकोइक एसिड। क्या कहते हैं, टिकोइक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में की मेम्ब्रेन में टिकोइक एसिड पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव में पोरिन प्रोटीन पाया जाता है। दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे कि कौन ग्राम नेगेटिव कौन ग्राम पॉजिटिव है, उसके लिए स्टेनिंग की जाती है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, कुछ बैक्टीरिया ले लिया, यहाँ पे ढेर सारे बैक्टीरिया ले लिए हैं, ठीक है, ध्यान से देख लेना। और अब हम जानना चाहेंगे इसमें कौन ग्राम नेगेटिव है कौन ग्राम पॉजिटिव है। तो जो ग्राम नेगेटिव, अब इसके लिए हम एक यहाँ पे डाई स्टेन करेंगे, और वो स्टेन होता है क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट, और क्रिस्टल वायलेट को ग्राम स्टेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम। अब ये ग्राम क्या है आपको कि ग्राम 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 मैम कह रही हैं। क्रिश्चियन ग्राम करके एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे दिया गया है ये ग्राम। ठीक है, ये टर्म जो ग्राम है ना, ग्राम एक साइंटिस्ट थे। भाई हेडफोन नहीं संभल रहा है, एक मिनट। क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे दिया गया है, याद रखना। तो पहला ही क्वेश्चन है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मतलब जो ग्राम स्टेनिंग की जाती है उसके लिए कौन सा स्टेन यूज किया जाता है, तो क्रिस्टल वायलेट। ठीक, अब जब हमने स्टेनिंग डाला ना तो हमें दो तरीके की कॉलोनी मिलेगी बैक्टीरिया के। एक कॉलोनी होगी जो पर्पल हो जाएगी, नहीं पूरी की पूरी कॉलोनी, जब हमने स्टेन डाला तो पूरी कॉलोनी कैसी हो गई, रेड टाइप की हो गई। कैसी हो गई, रेड हो गई। ठीक, फिर हमने यहाँ पे एक पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन डाला जो मॉर्डेंट की तरह काम करता है। मॉर्डेंट जानते हो, जो कलर को उस पर एकदम क्या कर देगा, कलर को कड़ा कर देगा। ठीक है, मॉर्डेंट। उसके बाद हम क्या डालते हैं, पोटेशियम। फिर हम डालते हैं ग्राम डीकलराइजर। डीकलराइजर में आता है आपका एसीटोन एंड एल्कोहल। ठीक है, एसीटोन एंड एल्कोहल डालते हैं। अब हम इसमें जब एसीटोन और एल्कोहल से इसको स्टेन करते हैं तो क्या होता है, हमें दो तरीके की कॉलोनी मिलती है। एक तो पूरी की पूरी वाइट हो जाती है। कैसी हो जाती है, एक कॉलोनी वाले बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया एकदम वाइट हो जाते हैं और कुछ रेड ही रहते हैं, रेड या पर्पल ही रहते हैं। तो जो इसमें कलर है, भाई क्या कर दिया मैंने, जिसमें कलर है देखिए, जिसमें कलर है उसको हम कहेंगे कि वो जो है ग्राम
ग्राम पॉजिटिव है और जिसमें कलर नहीं है वो ग्राम नेगेटिव है। तो आपको बस इतना याद रखना है, क्रिस्टल वायलेट डालते हैं जिसको हम ग्राम स्टेन कहते हैं, मॉर्डेंट के तौर पे पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं और डीकलराइजर के तौर पे एसीटोन और अल्कोहल डालते हैं। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब चलिए देखिए हमने क्या बताया। हाँ, पोरिन प्रोटीन, दूसरा हो गया एक्वापोरिन। वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर चैनल पाए जाते हैं जो 8 एक्वापोरिन से बने होते हैं। एक्वापोरिन की 8 सब यूनिट से बने होते हैं। तो ये सब है फैसिलिटेड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल। जैसे आप ऐसे समझ लो कि आप 4 लोग हो, ठीक है ना, 2 लोगों को, सबको नदी पार करना है। 2 लोगों को तैरने आता है, मतलब वो वाटर लविंग है, 2 लोगों को तैरने नहीं आता है। तो जिनको तैरने आएगा भैया, जो वाटर लविंग रहेंगे वो तो तैर के चले जाएंगे, और जिनको तैरने नहीं आएगा वो कैसे पार करेंगे? उनको किसी कैरियर की ज़रूरत होगी ना। वो कैरियर क्या होगा? नाव होगी। तो वही बात है, जो एकदम वैसे ही होंगे, जो लिपिड वाले होंगे, लिपिड नेचर के होंगे, वो तो डिजॉल्व होके चले जाएंगे, जो लिपिड लविंग होंगे। और जो लिपिड लविंग नहीं होंगे उनको ले जाने के लिए कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फैसिलिटी दी गई उनको, मतलब फैसिलिटेड डिफ्यूज़न हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पूछता है कि डिफ्यूज़न की रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। डिफ्यूज़न कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, उसको कई फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तीसरा है टेम्परेचर, चौथा है प्रेशर, पांचवा है डेंसिटी, छठवां है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए साइज ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल की साइज जितनी छोटी होगी, स्मॉलर साइज होगी, डिफ्यूज़न उतना फास्ट होगा। डिफ्यूज़न क्या होगा? फास्ट होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूज़न उतना फास्ट होगा। ठीक है, डिफ्यूज़न फास्ट होगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूज़न उतना फास्ट होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन बढ़ जाते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूज़न उतना फास्ट होगा। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब आप घरों में खाना बना रहे होते हो तो उस वक्त उसकी महक काफ़ी ज़्यादा होती है ना। खाना बना रहे हो, जैसे हलवा बना रहे हो, उसकी महक काफ़ी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, उसके मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन ज़्यादा है और उसका मॉलिक्यूल दूर दूर तक जा रहा है, तो उसका महक ज़्यादा होती है। लेकिन अगर सेम खाने को आप फ्रिज में रख दो, टेम्परेचर कम कर दो, तो उसकी महक कम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही आपने घटाया, कोलिजन घट गया, तो वहाँ पे जो है डिफ्यूज़न, मॉलिक्यूल का डिफ्यूज़न कम हो गया। ठीक है, तो ये देखो, प्रेशर बढ़ाया भाई, आपने प्रेशर लगाया तो डिफ्यूज़न फास्ट हो जाता है। ये सब तो एकदम बात एकदम वो है, डिफ्यूज़न फास्ट हो जाता है। डेंसिटी के लिए हम आपको नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, डेंसिटी तो आप जानते हो, एक ग्राहम्स लॉ ऑफ डेंसिटी पढ़ते हो आप, ग्राहम लॉ ऑफ डेंसिटी। वो होता है डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन, या ऐसे सॉरी, डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। डेंसिटी अगर मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम है तो डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा है तो डिफ्यूज़न कम होगा, वो अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे देखो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है भाई? अगर लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है तो उसका डिफ्यूज़न फास्ट होगा, क्योंकि वो लिपिड वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके जाएगी ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोर ही लिपिड का बना हुआ है, तो मॉलिक्यूल का नेचर भी डिसाइड करेगा कि डिफ्यूज़न कम होगा कि ज़्यादा होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हम आगे आते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट। अगेन इसको क्लासीफाई करते हैं। ट्रांसपोर्ट 2 तरीके का होता है। ठीक है, पहला क्या है? पहला है यूनिपोर्ट और दूसरा है सिम्पोर्ट। बस इसको आप समझना, यूनिपोर्ट का मतलब अगर किसी एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट केवल एक डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है या अंदर से बाहर की तरफ, यूनी मतलब एक ही मॉलिक्यूल, उसको यूनिपोर्ट कहेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो मसल, मैंने बताया था कि मसल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और वो स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयन का। किसका स्टोर हाउस होता है? कैल्शियम आयन का। ये मैं ऑलरेडी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा रही थी तो मैं बता चुकी हूँ। मसल की सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सॉरी मसल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन होता है। और यहाँ पे कैल्शियम चैनल लगे होते हैं, वो जो कैल्शियम को अंदर से बाहर की तरफ रिलीज करते हैं। ठीक है, कैल्शियम से। तो ये यूनिपोर्ट का एग्जाम्पल हो गया। एक ही डायरेक्शन में एक मॉलिक्यूल का हो तो उसको हम यूनिपोर्ट कहेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिम्पोर्ट, फिर देखिए को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है साथ साथ। दूसरा है को ट्रांसपोर्ट, एक बार देख लीजिए यहाँ पे को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट का मतलब है साथ साथ। देखो इसमें सिम्पोर्ट हो सकता है, एंटीपोर्ट हो सकता है। सिम्पोर्ट का मतलब अगर ट्रांसपोर्ट एक से ज्यादा मॉलिक्यूल का सेम डायरेक्शन में हो, मतलब मान लीजिए यहाँ पे मॉलिक्यूल ए है, ठीक है, मॉलिक्यूल बी है,
तो इन दोनों का ट्रांसपोर्ट जो है ना एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, चाहे अंदर हो रहा है चाहे बाहर हो रहा है। तो अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो उसको हम सिम्पोर्ट कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, जो इंटेस्टाइन में पाया जाता है। जो कहाँ पाया जाता है इसको याद रख लेना, पूछा जा सकता है। सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर ये कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में। और ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना। सोडियम ग्लूकोज, सोडियम पोटेशियम पंप था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी बताने का वक्त नहीं है, मैं बाद में कभी बताऊंगी। चलिए दूसरा है, अगर एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट इधर हो रहा है एक का इधर हो रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम एंटीपोर्ट कहते हैं। जैसे अभी अभी मैंने सोडियम पोटेशियम पंप बताया था, 3 सोडियम जो है ना बाहर जा रहा है, ठीक है, 3 सोडियम बाहर। याद रखोगे वो जो मैंने आपको बताया है कि हर सेल के बाहर सॉल्टी मीडियम होता है, तो सोडियम बाहर जाता है तो अंदर कम होगा, उसका उल्टा पोटेशियम को कर दीजिए। तो इस तरीके से आप भूलोगे नहीं, कम से ज़्यादा तो सोडियम 3 सोडियम बाहर जाएगा 2 पोटेशियम अंदर आएगा, तो कभी नहीं आप भूलोगे कि सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, ठीक है ना। तो ये एंटीपोर्ट का एग्जाम्पल है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम आते हैं, एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, इम्बिबिशन। नाम सुना होगा आप लोगों ने, इम्बिबिशन नाम सुना है? इम्बिबिशन, ओके। चलिए देखिए इम्बिबिशन क्या है भाई। आप पहले इसको ना देखिए, डेली लाइफ में इसको समझिए। डेली लाइफ की चीज़ें अगर आप उससे कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। इम्बिबिशन का मतलब होता है, ये भी एक टाइप का डिफ्यूज़न ही है। क्या है? डिफ्यूज़न है। इम्बिबिशन इज ऑल्सो द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूज़न। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, वाटर का एडजॉर्प्शन होता है बाय सॉलिड के द्वारा। इम्बिबिशन में कुछ नहीं होता, जैसे मान लो ये कोई सॉलिड है, सॉलिड कोलॉइड है और इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, सॉलिड के द्वारा वाटर के एब्जॉर्प्शन को एडजॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो याद रखना आप कि अगर किसी सॉलिड के द्वारा वाटर का एडजॉर्प्शन हो रहा है तो हम उसको कहते हैं इम्बिबिशन। जैसे सीड का जर्मिनेशन, जैसे आप बारिश में क्या होता है, आपकी खिड़कियां जो बाहर खुलती हैं उसमें अगर बारिश का पानी आता है तो वो स्वेल कर जाती है और फिर खिड़की दरवाजे बंद नहीं होते। उसका मतलब ये है कि उसने वाटर एडजॉर्ब कर लिया है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो भारी भी हो जाता है, प्रेशर भी बढ़ता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इम्बिबिशन। और आपको पता है पुराने ज़माने में जो प्री हिस्टोरिक मैन हुआ करते थे, वो लोग इसी तरीके से चट्टानों को तोड़ते थे। कैसे? वो क्या करते थे, लकड़ियां जो बाहर रखी रहती थी वो पानी एब्जॉर्ब कर करके इतना ज़्यादा स्वेल हो जाती थी, उतना ज़्यादा उसका प्रेशर बढ़ जाता था, वॉल्यूम बढ़ जाता था कि इतना भारी हो जाती थी लकड़ियां, उससे वो लोग चट्टानों को तोड़ा करते थे। तो इम्बिबिशन प्रेशर इज वेरी 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 हाई प्रेशर। इम्बिबिशन के द्वारा जो प्रेशर होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए ये क्या है, बस आपको याद रखना है, इट इज़ ऑल्सो द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ये भी डिफ्यूजन है, लेकिन इसमें वाटर का एडजॉर्प्शन किसी सॉलिड के द्वारा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा इम्बिबिशन की वजह से 3 चीजें होती हैं। पहला, रिलीज ऑफ हीट, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई सीड है, जब आप सीड को मिट्टी में बो देते हैं, उगा देते हैं, ग्रो करा देते हैं, तो क्या होता है, सीड मिट्टी से वाटर एडजॉर्ब करता है ना। याद रखो मिट्टी से वाटर एब्जॉर्ब करता है। और कौन सा वाटर? कैपिलरी वाटर। मैं आपको इकोलॉजी में पढ़ाऊंगी कि जो प्लांट को जो वाटर अवेलेबल होता है वो केवल कैपिलरी वाटर होता है, और उसको जो अवेलेबल वाटर है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिसार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिसार्ड। जो नॉन अवेलेबल वाटर होता है उसको हम इकार्ड कहते हैं। वो मैं आगे आपको इकोलॉजी में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो देखिए अब मान लीजिए एक सीड है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे यहाँ, तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही इससे आई, टकराई सीड से, वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। किसमें? हीट में। तब आप जानते हो, क्योंकि एनर्जी, आपको थर्मोडायनेमिक्स का पहला रूल पता होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को आप ना तो खत्म कर सकते हैं ना तो जनरेट कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकती है। तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी यहाँ आते से ही हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो
इम्बिबिशन की वजह से हीट भी जनरेट होता है, उसको हम हीट ऑफ हाइड्रेशन या हीट ऑफ वेटिंग कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन या हीट ऑफ वेटिंग कहते हैं। अब इसको मैं आपको कैसे बताऊं, आप चना भिगाते हो, अंकुरित चीज़ें करते हो ना, तो आप जब उसमें हाथ डालते हो तो गर्म लगता है कि नहीं लगता है? या आप गाँव में रहते हो तो आप किसी गेहूं के खेत, मतलब जो मक्के का खेत होता है उससे निकल जाइए, उससे जाइए, वहाँ पे आपको बहुत तेज गर्मी लगती है। क्या होता है भाई, इम्बिबिशन हो रहा है वहाँ पे। जो रूट हेयर जो होते हैं ना, वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, प्राइमरी एब्जॉर्प्शन उसका इम्बिबिशन के द्वारा ही होता है। तो आप देखते हो उसमें कितनी गर्मी लगती है। आप धान के बीज जब डाल देते हैं खेतों में, आप खेतों से गुजरिए तो वहाँ पे भी आपको गर्मी लगती है, वहाँ पे इम्बिबिशन हो रहा है और वाटर की काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होती है, इसी वजह से वहाँ पे गर्मी लगती है। बात समझ में आ रही है? और इंक्रीज इन वॉल्यूम भी होता है, इंक्रीज इन प्रेशर भी होता है, तो ये सब हो गया इम्बिबिशन। ठीक है, एक और चीज़ याद रख लेना कि यहाँ पे एक और चीज़ क्या है, इम्बिबिशन ऑफ वाटर बाई रूट हेयर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर इज प्राइमरली बाय इम्बिबिशन। मतलब रूट हेयर जो वाटर एब्जॉर्ब करता है वो इम्बिबिशन के द्वारा ही होता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड ड्यू टू इम्बिबिशन, क्योंकि भैया आप सीड जर्मिनेट क्यों हो पाता है? सीड जर्मिनेट इसीलिए होता है कि सीड जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो सीड कोड रप्चर हो जाता है। सीड कोड क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है, और सीड कोड रप्चर होता है तभी सीड जर्मिनेशन हो पाता है। बात समझ में आ रही? इम्बाइबेंट का मतलब जो सॉलिड है, जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम इम्बाइबेंट कहते हैं। और इम्बाइब का मतलब जो लिक्विड है उसको हम इम्बाइब कहते हैं, जो सॉलिड है उसको हम इम्बाइबेंट कहते हैं। और कभी कभी पूछा जाता है इम्बिबिशन कैपेसिटी के बारे में, किस मटेरियल का इम्बिबिशन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है? तो याद रखना एगर का सबसे ज़्यादा होता है, प्रोटीन का, फिर स्टार्च का, फिर पेक्टिन का, सबसे कम सेलुलोज का होता है, सबसे कम सेलुलोज का। तो कभी कभी एक बार देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था, याद रखना कि एक जो है मटर का बीज है, ठीक है, एक जगह मटर का बीज है और एक जगह गेहूं के बीज है, ठीक है ना। तो उसको 2-2 घंटे जो है ना पानी में सेम अमाउंट रख दिया गया, 1 किलो मटर और 1 किलो गेहूं रख दिया गया। फिर उसके बाद बताया गया कि बताओ किसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा भैया? मटर का, क्योंकि यहाँ पे जो है ना प्रोटीन ज़्यादा है, यहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा है और इसमें स्टार्च ज़्यादा है गेहूं में, तो प्रोटीन ज़्यादा इम्बिबिशन शो करेगा तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन, आप याद रखना। बात समझ में आ रही है? ओके, इज इट क्लियर? आगे चलें। फिर देखते हैं हम लोग इम्बिबिशन के बाद हम लोग आ जाते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस हमने अभी पढ़ाया था। ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है कि वाटर का, केवल वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अगर सब कुछ हो, वाटर, लिक्विड, गैसेस सब कुछ हो तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो देखिए ऑस्मोसिस भी दो हो सकता है, एंड ऑस्मोसिस, एक्सॉस्मोसिस। मतलब अगर कोई चीज़ें सेल के अंदर आ रही हैं वाटर तो इसको हम एंडोस्मोसिस कहेंगे, सेल के बाहर जा रही हैं तो इसको हम एक्सॉस्मोसिस कह सकते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसको कैसे समझोगे? देखिए मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ, नो डाउट मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी कैच करना पड़ेगा क्योंकि टाइम अपने पास कम है। फास्ट नहीं पढ़ाऊंगी, स्लो पढ़ाऊंगी। अगर आपको जिसको बहुत स्लो पढ़ना है, जिनको जो है ना बहुत समझ के पढ़ना है, तो वो LT ज्वाइन करेंगे, वो TCPST ज्वाइन करेंगे। यहाँ क्रैश कोर्स है तो हम थोड़ा सा फास्ट नहीं पढ़ाएंगे तो चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी, है ना। देखिए यहाँ पे ऑस्मोसिस जो है, मैंने एक बर्तन ले लिया, ठीक है, जस्ट सपोज करो इसको मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया। ये A हो गया, ये B हो गया, जरा ध्यान से देखना, ठीक। अब मैंने क्या किया कि इसमें वाटर डाल दिया, जितना वाटर यहाँ डाला उतना वाटर यहाँ डाल दिया, एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें कोई हमने 3 सोल्यूट डाला, इसमें हमने 5, 6, 7, 8 सोल्यूट डाल दिया, ठीक है। आप समझिए जरा। तो अब बताइए मुझे कि यहाँ पे क्या होगा, वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा। देखिए यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल, फ्री मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं और यहाँ पे वाटर के फ्री मॉलिक्यूल कम है क्योंकि वहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा हो गया है, सोल्यूट ज़्यादा हो गया है ना। तो अब यहाँ मतलब हम कहेंगे एक तरीके से यहाँ वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फ्री वाटर ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन कम हो गया, तो वाटर का मूवमेंट हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ होता है।
जब ज़्यादा से कम की तरफ होगा तो इसमें ऑस्मोसिस होने लग जाएगा, वाटर यहाँ से निकल के यहाँ आने लग जाएगा। जब वाटर यहाँ से निकल के यहाँ आने लग जाएगा तो यहाँ पे वाटर का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर हमें इसी को रोकना हो तो हम इसी पे एक प्रेशर लगाएंगे, इस वाले पे एक प्रेशर लगाएंगे। जब इस पे हम प्रेशर लगाएंगे ताकि तब ऑस्मोसिस रुक जाएगा ना, हम प्रेशर लगाएंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए होता है, जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए होता है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के। जितना सोल्यूट आप मिलाएंगे, जितना सोल्यूट आप मिलाते जाएंगे, बात समझ में आ रही है, उतना ही वाटर यहाँ घटता जाएगा ना, और उतना ही तेजी से ऑस्मोसिस होगा यहाँ से यहाँ, तो हमें उतना ही प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो सोल्यूट जितना आपने बढ़ाया उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, चलिए अब हम जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, वाटर पोटेंशियल क्या है, ठीक है, और सोल्यूट पोटेंशियल क्या है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं, तो मतलब चीज़ें आपको स्किप नहीं करनी है। वाटर पोटेंशियल क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। तो देखिए वाटर पोटेंशियल का मतलब है फ्री एनर्जी ऑफ वाटर या काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। इसको हम साई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट पास्कल होती है। यूनिट इसकी क्या? पास्कल। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाटर है, वाटर की फ्री एनर्जी कितनी है वाटर की, उसी को हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। फ्री एनर्जी का मतलब वाटर जब तक किसी से बाइंड नहीं किया है, वही वाटर की फ्री एनर्जी है। और वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का मैक्सिमम होता है, क्योंकि भाई प्योर वाटर है, मतलब बस वहाँ पे वाटर है, तो उसकी फ्री एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, जो कि 0 के बराबर होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है, 0 ही मैक्सिमम है, तो अगर हम इसमें कुछ सोल्यूट मिला दें, कोई भी एक सोल्यूट मिला दें, तो इसकी वाटर पोटेंशियल घट जाएगी ना। तो इसी को हम सोल्यूट पोटेंशियल क्या कहते हैं? सोल्यूट पोटेंशियल। और सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव होता है सोल्यूट पोटेंशियल, क्योंकि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है, 0 है। अब आप उसमें कोई भी सोल्यूट मिला दें, एक ही सोल्यूट मिला दें, तो वो सोल्यूट पोटेंशियल हो जाएगा और वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा? नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। अब अगर एक सोल्यूट पोटेंशियल को ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर अलग चीज था, ऑस्मोटिक पोटेंशियल अलग चीज है, इसको देखना। इसको हम साई एस से डिनोट करते हैं, एंड साई एस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। जितना ज़्यादा आप सोल्यूट मिलाते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होता जाएगा। नेगेटिव, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सॉल्यूशन पोटेंशियल, अब अगर हम कोई सॉल्यूशन ले लें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जिसमें सोल्यूट भी हो और सॉल्वेंट भी हो, सोल्यूट भी हो और सॉल्वेंट भी हो। तो सॉल्यूशन का भी वाटर पोटेंशियल तो हमेशा नेगेटिव ही होगा। ये सवाल पूछा जाएगा, इस बार देख लीजिएगा, वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन नाम ही ले लिया, मतलब उसमें सोल्यूट है, और सोल्यूट है तो वो तो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन का भी वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, ये बहुत अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो हम आगे मूव करें। फिर एक टर्म आता है प्रेशर पोटेंशियल, उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस इतना जान लीजिए कि वाटर पोटेंशियल सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के इक्वल होता है। ठीक है, एक और टर्म आता है डीपीडी। देखिए डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, या आजकल इसको हम सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। डीपीडी से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ मैं क्वेश्चन आपको करा देती हूँ। डीपीडी को कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या सक्शन प्रेशर। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा दे रही हूँ, ध्यान से समझिए पहले क्या है। डीपीडी का मतलब है डिक्रीज इन डिफ्यूजन प्रेशर अपॉन एडिशन ऑफ सोल्यूट, अपॉन एडिशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, जैसे मतलब ये मान लीजिए प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। अब आज में इसने कुछ सोल्यूट मिला दिया,
तो इसके डिफ्यूजन प्रेशर में कुछ तो कमी आएगी, है कि नहीं। प्योर वाटर का मैक्सिमम है डिफ्यूजन प्रेशर, क्योंकि उसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी मैक्सिमम होगी, उसको कहीं जाना होगा तो मैक्सिमम उसका डिफ्यूजन कैपेसिटी। लेकिन अगर आपने उसमें कुछ भी सोल्यूट मिलाया तो उसके डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आई कि नहीं आई, ठीक है, आ गई। इसी को कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, मतलब डिक्रीज इन डिफ्यूजन प्रेशर अपॉन एडिशन ऑफ सोल्यूट। ठीक, इतनी चीज हमें पता चल गई है। अब देखिए डीपीडी जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के इक्विवेलेंट होता है या प्रोपोर्शनल होता है। सब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के प्रोपोर्शनल है भाई। जितना ज़्यादा आप सोल्यूट मिलाते जाओगे उतना ज़्यादा डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिसिट आएगा, डिफिशियंसी होगी। जितना ज़्यादा आप सोल्यूट मिलाओगे उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आएगी, डेफिसिट होगा। तो इसीलिए डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज ऑल्सो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। अब देखिए एक जो है जो डीपीडी होता है, डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस टर्गर प्रेशर, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ये यहाँ पे आप देखना छोड़ दीजिए, डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर जो होता है वो वॉल प्रेशर के बराबर होता है, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो इस तरीके से डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर। अब मैं इसको आगे बताऊंगी, बस आप जो है ना इतना फॉर्मूला याद रखिए तो मैं क्वेश्चन भी आपको करा सकूंगी, ठीक है, क्वेश्चन करा सकूंगी। अब ये सब हम समअप करते हैं, थोड़ा सा समअप करते हैं, मतलब यहाँ पे हम चीज़ें देखेंगे कि देखिए क्या हो रहा है। ध्यान से देखिए, देखिए वाटर मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, इसको हम लोग जरा ध्यान से समझ लेते हैं। वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, आप हमेशा याद रखना, वाटर का मूवमेंट हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो होता है और कहाँ होता है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल होता है। और इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में होता है। कैसे कि देखिए मान लीजिए एक यहाँ पे मैंने एक बीकर ऐसे रख दिया, ठीक है, एक में मैंने डाइल्यूट सोल्यूशन डाला। डाइल्यूट का मतलब यहाँ पे सोल्यूट कम होगा, होगा ना, सोल्यूट कम होगा तो सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे हमने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन डाला, कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो सॉल्वेंट कम होगा, सॉल्वेंट कम होगा। तो देखिए वाटर का मूवमेंट सॉल्वेंट हाई सॉल्वेंट टू लो सॉल्वेंट होगा तो डाइल्यूट से कंसंट्रेशन की तरफ होगा, ठीक है ना। और डीपीडी के टर्म में कहें तो लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाटर का मूवमेंट हमेशा लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होता है। इसको कैसे समझ लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एक डिफ्यूजन मतलब वाटर रखा, प्योर वाटर रखा है, ठीक है, इसमें आपने एक सोल्यूट मिला दिया, एक सोल्यूट, ठीक है, और इसमें आपने दो सोल्यूट मिला दिया। बताओ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहाँ कम होगी, यहाँ डिफ्यूजन प्रेशर में कमी कम आएगी जबकि यहाँ डिफ्यूजन प्रेशर में कमी ज़्यादा आएगी। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ वाटर ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में तो यहाँ से वहाँ होगा। तो जो लो डीपीडी होता है उससे हाई डीपीडी, वाटर का मूवमेंट हमेशा लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होता है। और फ्रॉम लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव सोल्यूट पोटेंशियल, फ्रॉम लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव सोल्यूट पोटेंशियल। इस ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी आपको बताऊंगी। अब चलिए देखिए एक क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग कि मतलब मान लीजिए एक सेल ए है, प्लीज देखिए एक सेल ए है, सेल ए है, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर 8 है, ठीक है, याद रखना -8 है सपोज कर लो, ठीक है, और टर्गर प्रेशर ये मान लीजिए 8 है, ऑस्मोटिक प्रेशर 8 है और टर्गर प्रेशर 2 है, ठीक है, सेल ए। फिर दिया है सेल बी, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर 3 है और टर्गर प्रेशर 2 है, ठीक है, टर्गर प्रेशर दोनों में सेम है। अब कह रहा है कि वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, आप तुरंत डीपीडी का फॉर्मूला लगा दीजिए, डीपीडी बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। तो इसमें आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6 और इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 1। तो आप कहोगे लो डीपीडी टू हाई तो यहाँ से यहाँ इस वाटर का मूवमेंट होगा, सेल बी टू सेल ए होगा। और मान लीजिए यहाँ टर्गर प्रेशर ना दे के वॉल प्रेशर दिया रहता तब भी वही है, क्योंकि टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर के बराबर होता है। तो एक में टर्गर प्रेशर दे दिया, एक में वॉल प्रेशर या दोनों में वॉल प्रेशर, तो कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी हो सकता है। वॉल प्रेशर इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर। तो वाटर का मूवमेंट आप इस फॉर्मूले से लगा देंगे तो वाटर का मूवमेंट लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई है। चलिए नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं। एक
टर्मिनोलॉजी है टोनिसिटी। क्या है? टोनिसिटी। टोनिसिटी याद रखना, टोनिसिटी का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझना, एकदम अच्छे से समझना। देखिए कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्ट पढ़ने ना, उसमें ये सब चीज़ पढ़ना। कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि अगर आप एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है। तो आपको पहले टोनिसिटी का मतलब ही पता होना चाहिए। पहले समझ लीजिए, जब भी मैं कहूंगी हाइपोटोनिसिटी, क्या कहूंगी? हाइपोटोनिसिटी, ठीक है। तो वहां पे आपको पहले नाम, हाइपो का मतलब कम, टोनिसिटी का मतलब सोल्यूट। टोनिसिटी का मतलब सोल्यूट, मतलब यहाँ पे सोल्यूट कम होगा और सॉल्वेंट ज्यादा होगा। अगर मैं कहूँ हाइपरटोनिसिटी, हाइपरटोनिक, ठीक है, हाइपरटोनिक कहूँ तो हाइपर का मतलब ज्यादा और टोनिक का मतलब सोल्यूट। तो अगर सोल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट कम होगा। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, कभी 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 नहीं भूलेंगे। अब देखिए, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, एक हमने दिया हुआ है यहाँ पे कि एक हमारे पास है एनिमल सेल, ठीक है। इफ एन एनिमल सेल को आपने रखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो क्या होगा, और एक प्लांट सेल को रखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो क्या होगा। इसको बहुत अटेंटिव होके देखना। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैंने बोला, एनिमल सेल आपने लिया और उसको रख दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक का मतलब, हाइपोटोनिक का मतलब हाइपो मतलब कम, टोनिक मतलब सोल्यूट, तो सॉल्वेंट यहाँ ज़्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, एनिमल के कंपैरिजन में, एनिमल सेल। तो अगर यहाँ सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो एनिमल में सोल्यूट ज़्यादा और सॉल्वेंट कम होगा। ये बात समझना, ठीक है। अब आप खुद बता सकते हो कि यहाँ पे आगे क्या होने जा रहा है। आगे ये होगा कि यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है, सोल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू सेल, तो सोल्यूशन और तो वाटर अंदर जाएगा ना भाई, ज़्यादा से कम की तरफ। जब वाटर अंदर जाएगा, वाटर मूव्स फ्रॉम सोल्यूशन टू सेल, तो इसको हम कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। और एंड ऑस्मोसिस होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल क्या हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी, सेल फूल जाएगी, और इस सेल को हम टर्जिड सेल कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टर्जिडिटी कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि एनिमल सेल को हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा, तो ऐसे कहेंगे सोल्यूशन हाइपोटोनिक है, मतलब वहाँ पे लो सोल्यूट है तो सॉल्वेंट सोल्यूशन में ज़्यादा है, ठीक है ना। और एनिमल सेल के कंपैरिजन में तो सॉल्वेंट अंदर आना शुरू होगा तो एनिमल सेल फूल जाएगी, और इसी को हम कहते हैं टर्जिड सेल, ठीक है। और अगर हम उस सेल को ज़्यादा देर तक उसी सोल्यूशन में छोड़ दें तो एक टाइम आएगा कि सेल फूट भी सकती है, बर्स्ट भी हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, जब उसका टर्गर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। टर्गर प्रेशर क्या होता है, जरा ध्यान सुनना। ये मान लीजिए एक सेल है, तो सेल के प्रोटोप्लाज्म के द्वारा इस सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगाया जाने वाला प्रेशर, सेल के प्रोटोप्लाज्म के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगाया जाने वाला प्रेशर टर्गर प्रेशर है, ठीक है। और जब टर्गर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो सेल क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। तो एनिमल सेल तो फूट सकती है भाई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ऑन द अदर हैंड हम इसको समझेंगे कि अगर हमने एक प्लांट सेल को रखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपो, देखिए मैं गलती से यहाँ हाइपर लिख दी थी तो इसलिए मुझे थोड़ा कटपिट करना पड़ा। तो प्लांट सेल को अगर हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो यहाँ पे भी वाटर अंदर ही आएगा, लेकिन यहाँ पे वाटर जब अंदर आएगा यहाँ पे भी सेल स्वेल करेगी, लेकिन सेल टूटेगी नहीं। क्यों नहीं टूटेगी भाई, क्योंकि देखो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, तो जितना टर्गर प्रेशर इधर लगेगा उतना ही वॉल प्रेशर अंदर की तरफ लगेगा। जितना ही प्रोटोप्लाज्म बाहर की तरफ टर्गर प्रेशर लगाएगा उतना ही सेल वॉल अंदर की तरफ, दोनों इक्वलाइज हो जाएंगे और प्लांट सेल बर्स्ट नहीं करेगी, प्लांट सेल नहीं टूटेगी। तो एनिमल सेल बर्स्ट कर सकती है लेकिन प्लांट सेल इसलिए नहीं बर्स्ट करेगी कि टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, टीपी इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसकी बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये हो गया हाइपोटोनिक। अब हम आ जाते हैं हाइपरटोनिसिटी की तरफ।
इसको भी जरा ध्यान से देख लीजिए। हाइपरटोनिसिटी का मतलब ये होता है कि अब देखिए सिंपल है कि एक एनिमल सेल को आप हाइपरटोनिक में रखो और एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक। अब पहले आप सोल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक। देखिए कॉन्सेप्ट बनाना है तो ऐसे ही बनेगा, सोल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक। तो आप सोल्यूशन हाइपरटोनिक लिख लो। हाइपर मतलब ज़्यादा, टॉनिक मतलब सोल्यूट, तो यहाँ सॉल्वेंट कम होगा। किसके कंपेरिजन में, सेल के कंपेरिजन में। तो सेल में सॉल्वेंट कम होगा, सेल में सॉल्वेंट कम होगा, या सॉरी सेल में सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, यहाँ सॉल्वेंट कम है, तो सेल टू सोल्यूशन पानी जाने लगेगा। अब वाटर ये एक्जॉस्मोसिस होने लगेगा। एक्जॉस्मोसिस होगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। जब एक्जॉस्मोसिस होगा तो क्या होगा, सेल क्या कर जाएगी, सेल श्रिंक हो जाएगी, सेल श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और ऐसी सेल को फ्लैसिड सेल कहते हैं, इस प्रोसेस को फ्लैसिडिटी कहते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में फ्लैसिड सेल आइसोटोनिक सॉल्यूशन में लिखा है, आप कंफ्यूज मत होना। सेल जब श्रिंक कर जाती है तो ऐसी सेल को क्या कहते हैं, फ्लैसिड सेल कहते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्लैसिडिटी। लेकिन ये एनिमल सेल की बात थी, बात समझ में आ रही है, ये एनिमल सेल की बात थी। अब हम आ जाते हैं प्लांट सेल में। ध्यान से देखना, अगर मान लीजिए प्लांट सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो पानी बाहर तो आएगा ही, यहाँ भी एक्जॉस्मोसिस होगा। लेकिन प्लांट सेल में क्या होगा, इसको जरा ध्यान से देखना। प्लांट सेल में पानी पहले साइटोप्लाज्म से बाहर आएगा, क्योंकि प्लांट सेल ऐसा है, देखना इसका ये जो वैक्यूल है वही 90% है और साइटोप्लाज्म तो इतना थोड़ा सा है, हमने बताया था ये बात। तो पहले वाटर साइटोप्लाज्म से निकलेगा, फिर वाटर प्रोटोप्लाज्म से, अरे सॉरी वैक्यूल से निकलेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा कि एक टाइम ऐसी आएगी कि ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो पूरा वाटर खत्म हो चुका है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से बहुत दूर चली जाएगी, ऐसे सिकुड़ जाएगी। तो ये है सेल वॉल, ठीक है, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को, इस सेल वॉल से बहुत दूर चली गई क्योंकि पानी तो पूरा बाहर निकल गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ध्यान से देखना, तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और याद रखना, पहले पानी साइटोप्लाज्म से बाहर आता है, फिर वैक्यूल से बाहर आता है, ठीक है। और प्लाज्मोलाइसिस किसका फीचर है भैया, ओनली प्लांट सेल का। किसका, प्लांट सेल का। याद रखना, एनिमल सेल में प्लाज्मोलाइसिस नहीं होता क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। तो प्लाज्मोलाइसिस किसका फीचर है, प्लांट सेल का, ठीक है। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। अब देखिए प्लाज्मोलाइसिस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, हम आपको इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बताएंगे कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्लाज्मोलाइसिस फीचर ऑफ प्लांट सेल है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल का मतलब ये रिटर्न हो सकता है। जैसे अभी प्लाज्मा क्या किया, जो पहले आपने एक सेल मतलब प्लांट सेल लिया, उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो पानी बाहर निकल गया, इसको हम लोग प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं। लेकिन अगेन इसको आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दो, हाइपो में, जिसमें सेल स्वेल करती है, तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल को आप अगेन हाइपो में रख दो क्योंकि प्लाज्मोलाइज्ड है, सेल है, ठीक है, और आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो फिर से देखो यहाँ पे वाटर अंदर आने लग जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगी, और जब एक बार फिर से नॉर्मल शेप एंड साइज उसका रिगेन हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस, और इस तरीके की सेल को कहते हैं डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस। कैसी है, रिवर्सिबल है, इसको याद रखना, ठीक है। डी प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं इसको, ठीक है, ओके। जैसे आप यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे आप देखते हो कि समुद्र में जब बाढ़ आ जाती है तो जो किनारे के प्लांट होते हैं वो सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, किनारे के प्लांट इसलिए सूख जाते हैं, जो शोर पे, समुद्री किनारों पे जो प्लांट होते हैं वो सूख जाते हैं। इसलिए होता है कि जब देखो बाढ़ आती है तो पानी वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे पौधा रहता है या प्लांट रहता है, और वहाँ पे साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, क्योंकि समुद्र का पानी है तो सॉल्ट कंसंट्रेशन, सराउंडिंग में सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब सराउंडिंग का मीडियम हाइपरटोनिक है एज कंपेयर टू प्लांट की सेल से तब वाटर बाहर आने लग जाएगा क्योंकि सराउंडिंग का कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक है, वहाँ सोल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो पानी प्लांट की सेल से बाहर आने लग जाएगा, एक्जॉस्मोसिस होने लग जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस होने लग जाएगा और प्लांट सूख जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन ये रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल होता है, ये परमानेंट विल्टिंग यहाँ पे नहीं होती है, ये रिवर्सिबल होता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आज का। और हाँ, एक और चीज़ है कि अगर आप किसी सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो क्या होगा भाई, आइसो का मतलब सेम, जो कंसंट्रेशन सेल में है वही कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में है, तो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर,
वाटर का कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें ये प्लांट खत्म हो जाएगा, मतलब ये वाला चैप्टर, और मैं कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए भाई, आप लोग बस अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट बनाइए। ये सब टॉपिक बहुत टफ लगते हैं लोगों को, लेकिन ये बहुत आसान है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम इसको खत्म कर देंगे और कोशिश करेंगे कि और भी वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिले। थैंक यू।